हाइड्रोजन मेंडलीफ के आवर्त नियम के दोष आपको बताना है। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के दोष में पहला दोष था कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है ये स्थिति विवादास्पद है। विवादास्पद का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म प्रथम समूह के क्षार धातुओं से मिलते थे और ये प्रथम समूह के क्षार धातुओं से मिलते थे, और हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म जो हैं सातवें समूह के हैलोजन परिवार से मिलते थे। अतः अब हाइड्रोजन को ये था कि क्षार धातुओं में रखा जाए या हैलोजन समूह में रखा जाए। इसके लिए हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद हुई, जिसके फलस्वरूप मेंडलीफ के आवर्त नियम का ये पहला दोष था। तो पहला दोष ये है कि हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद है। विवादास्पद कैसे है? तो हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म जो है प्रथम समूह के क्षार धातुओं से मिलते थे और कुछ गुणधर्म सातवें समूह के हैलोजन परिवार से मिलते थे। इस हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या करते थे कि ये सब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते थे और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपना एक यौगिक बना लेते थे। जैसे फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता था, क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता था, ब्रोमीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता था, आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता था। ठीक है। और ऐसे ही क्षार धातुओं में कैसे अभिक्रिया करता था? तो लिथियम, ये प्रथम समूह में जो क्षार धातुएं हैं वो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, डाट ऐसे हैं। तो ये भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता था और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्रमशः ऐसे यौगिक बनाते थे। लिथियम से करता था तो लिथियम हाइड्राइड बनाता था, सोडियम से करता था तो सोडियम हाइड्राइड बनाता था NaH। फिर ये पोटेशियम से करता था तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाता था, फिर रुबिडियम से करता था तो रुबिडियम हाइड्राइड बनाता था। अतः इस हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद इसलिए थी क्योंकि ये प्रथम समूह से भी अभिक्रिया करता था और सातवें समूह से भी अभिक्रिया करता था। अब एक ही एलिमेंट जो है दो दो समूह से अभिक्रिया करता था, इसलिए इसके दोष में पहला दोष था कि हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद है। मेंडलीफ के आवर्त नियम का पहला दोष था हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद है। दूसरा दोष इसमें यह है कि मेंडलीफ ने जो तत्वों को वर्गीकृत किया है उस वर्गीकरण में आप देखेंगे तो 9 लंबवत खाने हैं। इन 9 लंबवत खानों को वर्ग या समूह कहा गया, जबकि 7 क्षैतिज खाने थे जिनको आवर्त कहा गया। तो इसमें देखेंगे कि ये पहला आवर्त, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे है। तो इसमें देखेंगे कि जो समूह बने हैं वो पहले समूह को फर्स्ट ए, दूसरे समूह को सेकंड ए, तीसरे समूह को थर्ड ए, चौथे समूह को फोर्थ ए, पांचवें समूह को फिफ्थ ए, छठवें समूह को सिक्स ए, सातवें समूह को 7 ए। अब इसमें सातवें के बाद जो आठवां समूह आता है तो वो 8 ए नहीं होता है, बल्कि आठवें समूह को 3 उप समूह में बांटे हैं। ठीक है। और इसमें 8वां है, 9वां है और 10वां है। अब इसमें प्रत्येक समूह के कोई उप समूह नहीं बने हैं, जबकि 8वें समूह के 3 उप समूह 8वां, 9वां और 10वां है, जो इनके दोष का कारण बनता है। अतः इनका दूसरा दोष है कि 8वें समूह को 3 उप समूहों में बांटा गया है। ये 8वें समूह को 3 उप समूहों में बांटा गया है जो विवादास्पद है। 3 उप समूह कौन कौन से हैं? तो 3 उप समूहों में है 8वां समूह, 9वां समूह और फिर ये 10वां समूह। ठीक है। तो ये इसका आपका दूसरा दोष है। ठीक है। बात है इन्होंने बताया था कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं, समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनको एक समूह में रखा था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को, इन तत्वों को जो है एक समूह में रखे थे। ठीक है। जबकि भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्व थे, अर्थात विभिन्न गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको भिन्न भिन्न समूहों में रखे थे। तो जब ऐसा किए थे तो इसके फलस्वरूप इन्होंने जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक समूह में रखे तो थे, परंतु कुछ ऐसे तत्व थे जैसे हाइड्रोजन था, इनके समस्थानिक होते हैं। ठीक है। इसके बाद से कार्बन था, इसके भी समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन है, इसके भी समस्थानिक हैं। तो इनके जो समस्थानिक थे, इन समस्थानिकों का मेंडलीफ ने कहीं भी आवर्त सारणी में जिक्र नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप ये इनका तीसरा दोष माना गया। अर्थात इन्होंने ये बात कही थी विशेषता में कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में,
जबकि भिन्न भिन्न या विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखा गया। अब इसके फलस्वरूप इसमें जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उन तत्वों में इनके समस्थानिकों को आवर्त सारणी में कहीं पे स्थान नहीं दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी आवर्त सारणी गलत मानी जाती है। ठीक है, अब इसका लास्ट दोष चौथा है, और चौथा दोष क्या था? तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि जो तत्व थे इन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक है, और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात इनके अनुसार केवल 63 तत्व खोजे गए। इनमें कुछ तत्व ऐसे थे, ठीक है, जिनका न तो कोई नाम लिखा गया है, केवल संकेत दिया गया था, इसलिए कुछ इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ खाने खाली रह गए हैं। ठीक है, ये भी इनके दोष का कारण बने। पीरियोडिक टेबल पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आधुनिक आवर्त सारणी। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी के जो जन्मदाता हैं, इनके जन्मदाता हैं मोजले। अर्थात मोजले ने क्या किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने सर्वप्रथम एक नियम दिया जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। और ये आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम में बताया था, देखिए इसके पहले मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परंतु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होने का मतलब है कि अर्थात अगर इसका स्पष्टीकरण लिखें तो स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि जब तत्वों को, यह स्पष्टीकरण सुनिए, स्पष्टीकरण क्या है? तो स्पष्टीकरण में इन्होंने बताया कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः उसी गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं या दीर्घाकार आवर्त नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार इनकी विशेषताएं बताई गई। इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता, अब सुनिए पहली विशेषता क्या है? में पहली विशेषता थी आवर्त के संदर्भ में। आवर्त के संदर्भ में इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने लिखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी उसमें 7 क्षैतिज खाने थे और इन 7 क्षैतिज खानों को आवर्त कहा गया। ठीक है, जिसमें पहला आवर्त, ये आवर्त हैं, इनमें आवर्तों के नाम दिए और आवर्तों के नाम के बाद उसमें तत्वों की संख्या दिए। पहला आवर्त का नाम था अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त, इसमें तत्वों की संख्या थी 2। दूसरे आवर्त को और तीसरे आवर्त को बोला गया, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला गया लघु आवर्त। इस लघु आवर्त में तत्वों की संख्या 8 थी। चौथे और 5वें आवर्त को बोला गया दीर्घ आवर्त। इस दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या 18 थी। 6वें आवर्त को बोला गया अति दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 32 थी। और 7वें आवर्त का कोई नाम नहीं दिया गया, अर्थात ये कॉलम खाली है
और इसमें तत्वों की संख्या उस समय 27 थी, अभी 3 और खोजे गए हैं तो अब 31 है। ठीक है, तो ये पहली विशेषता आवर्त के संदर्भ में थी। आवर्त क्या होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये 7 ऐसे 36 खानों को बोलते हैं, मतलब ये पट खाने, ऐसे 7 36 खाने होते हैं और इन्हीं 7 36 खानों को आवर्त करते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त करते हैं, तत्वों की संख्या 2 है। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त करते हैं, तत्वों की संख्या 8 है। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त करते हैं, तत्वों की संख्या 18 है। छठवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त करते हैं, तत्वों की संख्या 32 है। और सातवें आवर्त का कोई नाम नहीं है, उसमें 27 थे और 3 अभी नए खोजे गए हैं, तो इस प्रकार से टोटल ये तत्वों की संख्या 30 होगी। ठीक है, अब अगली विशेषता है वर्ग। दूसरी विशेषता है वर्ग के संदर्भ में। और वर्ग के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था, तो इसके पहले आपने मेंडलीव के अवसारणी में पढ़ा था कि 9 लंबवत खाने थे जिनको वर्ग या समूह कहा गया, परंतु इसमें 9 लंबवत खाने नहीं है। इनके अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 18 लंबवत खाने थे और इन 18 लंबवत खानों को वर्ग या समूह कहा गया। ठीक है, वर्ग या समूह कहा गया। इसके बाद से ये 18 लंबवत खाने कैसे थे, तो पहले तो प्रत्येक के जैसे प्रथम समूह था, इस प्रथम समूह को 2 उपसमूह में बांटा गया, एक फर्स्ट ए के रूप में, दूसरा फर्स्ट बी के रूप में। ऐसे ही सेकेंड दूसरे समूह को सेकेंड ए के रूप में, फिर ये सेकेंड बी के रूप में, फिर तीसरे समूह को थर्ड ए के रूप में और थर्ड बी के रूप में, ये थर्ड ए के रूप में और थर्ड बी के रूप में। इस प्रकार से ऐसे जब बांटा गया तो कुल 7 समूह बचे, यानी फर्स्ट ए हुआ, सेकेंड ए हुआ, फिर थर्ड बी हुआ, फिर फोर्थ बी हुआ, फिर फिफ्थ बी हुआ, फिर 6 बी हुआ, फिर 7 बी हुआ, उसके बाद से फिर 8वां समूह आया, उसके बाद से फिर आया आपका थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए हो गया, फिफ्थ ए हो गया, फिर ये 6 ए हो गया, फिर ये 7 ए हो गया, उसके बाद से नोबल गैस आ गई, अक्रिय गैस। इस प्रकार से प्रत्येक समूह के मतलब 2-2 समूह बने, फर्स्ट ए के रूप में, सेकेंड फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड में सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे बांटा गया। अब इसमें जो 8वां समूह था, इस 8वें समूह को भी पुनः 3 उपसमूह बांटा गया, एक 8वें के रूप में, एक 9वें के रूप में और एक 10वें के रूप में। ठीक है, अब इस प्रकार से कुल गिनेंगे तो देखिए, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वें के 3, 8, 9, 10, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 14, 15, 16 और ये 17। ठीक है, अब इस 18 लंबवत खानों में क्रमशः फर्स्ट ए यानी पहला समूह, सेकेंड ए दूसरा समूह, थर्ड बी तीसरा समूह, फिर ये फोर्थ बी को चौथा समूह, फिफ्थ बी को 5वां समूह, 6 बी को 6वां समूह, फिर ये 7 बी को 7वां समूह, फिर ये 8वां 9वां 10वां समूह, उसके बाद से ये 11वां समूह, फर्स्ट बी को, सेकेंड बी को 12वां समूह, थर्ड ए को 13वां समूह, फोर्थ ए को 14वां समूह, फिफ्थ ए को 15वां समूह, 6 ए को 16वां समूह, 7 ए को 17वां समूह और नोबल गैस को 18वां समूह बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अक्रिय गैसों का समूह। ये अक्रिय गैसों का समूह, या इसी को एक और नाम से जानते हैं शून्य समूह, शून्य समूह। और इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 की जगह कितनी हो गई, 18 हो गई। 9 मेंडलीव में थी और 18 आधुनिक में थी। तो ये वर्ग के संदर्भ में आपकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर बांटा गया। तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर बांटा गया, अर्थात परमाणु क्रमांक के आधार पे का मतलब है कि नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 डाट करके। अब जब ऐसे बांटा गया तो इन तत्वों में जो वर्गीकरण किया गया, तो इस वर्गीकरण में उनके ब्लॉक दिए गए और ब्लॉकों के आधार पे तत्वों को मुख्य रूप से 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक 4 कौन से थे? तो एस ब्लॉक एलिमेंट था, पी ब्लॉक एलिमेंट था, डी ब्लॉक एलिमेंट था और एफ ब्लॉक एलिमेंट था। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंटों में जो है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंटों में प्रथम और द्वितीय समूह रखा गया। प्रथम यानी फर्स्ट ए और द्वितीय समूह का मतलब सेकेंड ए। जबकि पी ब्लॉक में, अब ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जितने भी एलिमेंट थे लगभग सभी एलिमेंट जो है मेटल यानी धातु है, हाइड्रोजन को छोड़कर। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंटों में जो रखे गए। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे, कुछ उपधातुएं थी और कुछ अक्रिय गैसें थी। अतः जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातुएं भी है, अक्रिय गैसें भी हैं। जबकि डी ब्लॉक में जो है सभी की सभी संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक में भी सारे के सारे संक्रमण धातु हैं। अब इसमें एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है, इन ब्लॉकों के एलिमेंट को जब आवर्त सारणी बनाई गई तो आवर्त सारणी में क्या किया गया है कि एस ब्लॉक के तत्वों को बिल्कुल बाईं ओर, डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में बीच में स्थान दिया गया है और पी ब्लॉक के तत्वों को बिल्कुल दाहिनी ओर, जबकि नोबल गैसों को एकदम लास्ट में दाएं तरफ रखा गया है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या किया गया है कि आवर्त सारणी से बाहर 2 नीचे आधारी भाग में रखा गया है, ठीक है। और ये आधारी भाग को क्रमशः लैंथेनाइड श्रेणी, एक है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी। ये है एक्टिनाइड श्रेणी। इस प्रकार से इसकी तीसरी विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर बांटा गया है। परमाणु क्रमांकों में उनको वर्गीकृत करने के लिए ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक 4 प्रकार के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं उनको क्रमशः पहले और दूसरे समूह में रखा गया है। पहले समूह को क्षार धातुओं का समूह बोलते हैं, दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं का समूह बोलते हैं। इसमें सभी तत्व लगभग धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक अधातु है जिसको प्रथम समूह में रखा गया है। अब पी ब्लॉक के तत्वों में कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं और कुछ अक्रिय गैसें हैं। जबकि डी ब्लॉक में सभी तत्व संक्रमण धातु हैं, एफ ब्लॉक में भी सभी तत्व धातु हैं। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों को बिल्कुल बाईं ओर रखा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में बीच में रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को बिल्कुल दाहिनी ओर और नोबल गैसों को एकदम लास्ट में दाएं छोर पे रखा गया है। जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों में से निकाल करके आवर्त सारणी से बाहर नीचे 2 आधारी भागों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में बांटा गया है। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं